क्या भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं, बी.एन. राव ने लिखा था? अम्बेडकर कभी भी संविधान निर्माता नहीं थे। आप संविधान निर्माता न कहें उन्हें। आपको तो शर्म आनी चाहिए। अब संविधान बदल नहीं पाए, बाप बदल लिया। अब बी.एन. राव की महिमा गांव-गांव तक जाने लगी है। अंबेडकर का पोल खुलने लगा है। अगर आपके बी.एन. राव ने संविधान लिखा था तो उसको बदलने की क्या जरूरत है भाई? फिर क्यों आप आंदोलन कर रहे हो, हिंदू जागरण यात्राएं कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र बनाओ यात्राएं कर रहे हो? फिर अगर बी.एन. राव ने जो है संविधान लिखा था तो आपको फिर संविधान से क्या दिक्कत है भाई? तो फिर आरक्षण जो मिला दलितों को वो भी तो बी.एन. राव ने दिया होगा। SC/ST को जो आरक्षण मिला, जिसको आप पानी पी पी के गाली देते हो, आपके पेट में मरोड़ उठती है, वो आरक्षण भी तो बी.एन. राव ने दिया होगा। क्या बी.एन. राव है असली संविधान निर्माता? वो क्या है ना कि वो कान पे जनेऊ लपेटा और मुंह दिया और वो बात बोल दी। ऐसा ही ये इस तरह की बयानबाजी है उनकी। बिल्कुल झूठ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता है, दूसरा कोई नहीं है। क्या डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सिर्फ कॉपी पेस्ट है? ऐसे लोग वो बोल रहे हैं ये बातें जिनको संविधान का मतलब ही नहीं पता, एक आर्टिकल नहीं पढ़ सकते, फालतू में इस तरह की कॉपी पेस्ट वाली बातें बोलते हैं। क्या बाबा साहब के खिलाफ ये बहुत बड़ा मनुवादी प्रोजेक्ट चल रहा है? बिल्कुल प्रोजेक्ट है, बाबा साहब को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन आप एक आंचल से सूरज को नहीं ढक सकते, कुछ भी नहीं होगा। क्या भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं, बी.एन. राव ने लिखा था? इन दिनों सोशल मीडिया पर यह बहस जारी है कि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं बल्कि बी.एन. राव ने लिखा था। इस पूरी बहस ने लोगों को दो धड़ों में बांट दिया है। एक धड़ा वो है जो कहता है कि संविधान निर्माता जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और एक धड़ा ये है जो कहता है कि संविधान को बनाने में बी.एन. राव की भूमिका है वो भी अहम रही है। तो वो उनको इस बहस में आगे रखता है। इन्हीं सवालों पे बात करने के लिए हमारे साथ आज सुमित चौहान हैं और इन्हीं सवालों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले न्यूज़वीक और द वॉइस मीडिया के सभी दर्शकों को संविधान दिवस की बधाई। ये ऐसी किताब है हम लोगों के लिए सुमित जी कि जो हम आज यहाँ खड़े हैं, जो भी कर रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, वो इस बाबा साहब के संविधान की वजह से ही मुमकिन है। तो संविधान दिवस की आप सभी को बधाई। इस चर्चा को शुरू करते हैं सुमित कि इस पूरी बहस के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और बी.एन. राव को जो संविधान निर्माता बनाने वाली बहस है, इस बहस को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया साहिल, बहुत ज़रूरी चर्चा है और मैं भी अपनी तरफ से सभी दर्शकों को संविधान दिवस की बधाई देता हूँ। हमारे लिए निश्चित तौर पर संविधान एक प्रोटेक्टिव डॉक्यूमेंट है जिसके बिना हमारा अस्तित्व खतरे में आ सकता है, इसलिए हमें इस दिन को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। जहाँ तक कि डिबेट है, हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कुछ बेवकूफ़ जाहिल लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और बाबा साहब को लेके भी अपमानजनक चीज़ें हुई। वो MP हाई कोर्ट के कुछ वकीलों ने और बाकी लोगों ने, ग्वालियर में जो बाबा साहब की मूर्ति लगनी थी वहाँ से कुछ बेहुदे लोग चर्चा में आए और वो फिर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जब हम ये चर्चा देखते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं एक तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता मानते आए हैं और पूरी दुनिया उनको इस रूप में जानती है। लेकिन सर बी.एन. राव के साथ जब उनकी तुलना होती है और ये कह दिया जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो संविधान लिखा ही नहीं, बी.एन. राव ने कच्चा मसौदा दिया था, ये सरासर गलत बयानी है। और ये इन दोनों लोग जो नायक हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी योगदान दिया, उनके रिश्ते, उनकी छवि और उनके महत्व को भी कम आंकने की कोशिश है। हम सर बी.एन. राव का सम्मान करते हैं जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, उससे पहले जो है सर बी.एन. राव को जो है जुलाई 1946 में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। उस समय जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र की भूमिका दी गई थी और जो उन्होंने एक कच्चा मसौदा दिया था उस पर फिर एक शुरुआती बिंदु की तरह वो रहा, जिसको आगे चलकर संविधान सभा ने बहस किया, नए आर्टिकल जोड़े, कुछ उसमें से हटाए और फिर संविधान बनकर मुकम्मल होता है। तो सर बी.एन. राव का संविधान निर्माण में योगदान है, हम उनकी सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और सर बी.एन. राव एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वो पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। भाई राष्ट्र निर्माण की जब बात होती थी, जब देश को आज़ाद कराने के बाद आज़ादी में इतने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, जब एक देश को बनाने की बात हो रही है कि कैसा हमारा देश होगा,
उस समय तमाम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। सर BN राव जो हैं वो एक सिविल सर्वेंट थे, जो आज के IAS IPS जैसे जो होते हैं, उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी उसके वो सदस्य थे। लेकिन सर BN राव कभी भी भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य नहीं थे। उन्होंने जो मसौदा तैयार किया उसमें उन्होंने जो ये कई बार बहस हो जाती है कि कहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, इस तरह की बहसें करती हैं, तो सर BN राव ने भी जो है अलग अलग मुल्कों का दौरा किया, कनाडा के संविधान को पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया के पढ़ा, अमेरिका के पढ़ा और जर्मनी के पढ़ा, हैरल लास्की और कई ऐसे जो बड़े विद्वान थे उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और फिर एक वो आर्टिकल समझ के पढ़ के लिख के लेके आते हैं और उसमें आर्टिकल होते हैं 246 आर्टिकल का होता है। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो आज भारत का संविधान है, अभी तो 400 पार हो गया, लेकिन उस समय जब पास हुआ था तो 395 आर्टिकल थे जी। तो 243 आप लेके आए, बाकी फिर कहाँ से आ गए? बाकी का विस्तार कैसे हो गया? किन्होंने ला के दे दिया आपको? और अगर ये कह देना कि सर BN राव ने जो चीज़ें की थी उसी की बदौलत संविधान बना है, ये भी अतिशयोक्ति, गलत बात है। क्योंकि आप मूल संविधान देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर BN राव ने जो भी आर्टिकल के साथ अपना कच्चा मसौदा पेश किया था उसका 95% तो बदल गया था, उस पर बहस हुई। क्योंकि सर BN राव के पास में क्या था ना कि वो इंडिविजुअली जाके इकट्ठे करके जो उनको अच्छी चीज़ें लगी इन्होंने अलग अलग संविधानों से वो ला के एक बना के दे दिया, लेकिन उस पर बहस हुई, सवाल उठे, किसी ने तर्क किया, किसी ने वितर्क किया, किसी ने उस पर सवाल उठाया, तब जाके उसको जवाब देते हैं और फिर वो संविधान में शामिल होता है। अब संविधान सभा की बहस पढ़िए, सब जगह उपलब्ध है, इंटरनेट पर भी हिंदी, अंग्रेजी, कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर हर बहस में हिस्सा ले रहे हैं, हर बहस में हिस्सा लेते हैं। और ये आप देखेंगे तो इतनी व्यापक आपको उनकी बहस दिखेगी संविधान सभा में कि और किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया है। जब भी सवाल उठता था, आप देखिए जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं तो स्पीकर्स को आप जो हैं वो उनको अपने ध्यान में रखते हुए अपनी बात बोलते हैं और फिर स्पीकर कई बार उस पर जवाब देता है। तो वो किसी उस भूमिका में थे, ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे, वो जो भी सवाल पूछे जाते थे वो जवाब देते थे। और ये कहा जाता है कि करीब करीब 9 घंटे वो खड़े रह के जवाब देते थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि जब भी कोई उनसे सवाल पूछा जाता था तो वो अपनी सीट पे खड़े होते थे, बहस करते थे, जवाब देते थे। दिन में 9 घंटे वो खड़े होकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जवाब देते हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं थे, वो 15 अन्य जो समितियां बनी हुई थी अलग अलग, वो माइनॉरिटी अफेयर्स की अलग अलग जो समितियां बनी थी उनमें भी वो सदस्य थे, कई कमेटीज में वो सदस्य थे। तो वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो ऐसे ही लेके आ गए। लेकिन ये पूरी एक षड्यंत्र के तहत आप देखेंगे एक BN राव को बोल दिया जाता है कि वो संविधान निर्माता हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इन दोनों लोगों का इसी पे एक सवाल और है मेरा कि जो ये बहस शुरू हुई है, क्या ये एक सोची समझी साजिश है और ये क्यों अचानक से अभी होने लगी है? ये देखो, ये बिल्कुल आपका सवाल सही है साहिल, ये पूरी सोची समझी साजिश का नतीजा लग रहा है ये, क्योंकि ये आप आरोप लगा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, जबकि वो राष्ट्र निर्माता हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कद को कम आंकने, राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को कम करने और ये कहना कि कोई दलित कैसे संविधान लिख सकता है, ये उसी मानसिकता का नतीजा है। क्योंकि सर BN राव ने कभी ऐसा नहीं बोला। क्या सर BN राव का कोई ऐसा बयान है जिसमें उन्होंने बोला कि मैं संविधान निर्माता हूं या मैंने संविधान को लिखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई? क्या आप ऐसा कोई बयान उनका बता सकते हैं? आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। कभी उन्होंने सर BN राव की पब्लिक स्पीचेस में, उनकी राइटिंग्स में कहीं आपको नहीं मिलेगा कि उन्होंने ये दावा किया। वो एक सिविल सर्वेंट थे, वो एक सिविल सर्वेंट थे। आप देखिए अब मोदी सरकार जो नीतियां बना रही होगी तो जो बाकी IAS IPS हैं वो उनको एडवाइस करते हैं, काम करते हैं, वो करते हैं, लेकिन नाम तो सरकार का है, सरकार की पॉलिसीज होती है ना, क्योंकि चीफ वो हैं। तो वो एक पब्लिक सर्वेंट थे उस समय पर, और वो बाबा साहब के उनके कद से बहुत नीचे थे, बहुत उनका कद नीचे था। बाबा साहब का कद बहुत बड़ा था, वो लेबर मिनिस्टर रहे, काउंसिल का हिस्सा रहे, कितना उन्होंने काम किया देश दुनिया में, कितनी सारी पढ़ाई करके आए। वो उनसे पद में, प्रतिष्ठा में, शैक्षणिक योग्यता में, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत नीचे थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में उनकी भूमिका को सराहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, जब आप देखेंगे आई गेस 25 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने ये पूरा तैयार हो गया, तो उसमें भी वो कहते हैं कि भाई जो मेरे को ये श्रेय दिया जा रहा है संविधान निर्माण का, इसमें से कुछ हिस्सा सर BN राव को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने
एक कच्चा मसौदा तैयार किया जहां से शुरुआत हुई कि ऐसा संविधान हमको बनाना है और फिर उस पर हम आगे बढ़े। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनकी योगदान को आप देखेंगे तो वो रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं और ये नहीं दावा करते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो आदत है ना कि करे कराए को बिसरा देना, वो जिक्र करते हैं, वो अपनी साथियों का करते हैं। और जो हमारे उस समय पे राजेंद्र प्रसाद उस समय थे, वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, उनको उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और उस पर बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं संविधान निर्माण में। उस पर कुछ संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान सभा में अपने भाषण में बोला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक उनकी किताब है, उसमें उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। आप उनको देखेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बारे में विस्तार से बताया है कि कैसे जब मैं संविधान बना रहा था तो उस समय कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को दोहराया। वो लिखते हैं कि देश का संविधान बनाते समय मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरा पूरा सहयोग था, यानी वो अपनी टीम के साथियों का सहयोग का अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि दफ्तर में जो बाबू लोग बैठे थे, जो क्लर्क बैठे हुए थे, उन्होंने संविधान का ढांचा बनाया और मैंने उस पर केवल हस्ताक्षर किए, जो बात आज ये लोग बोल रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेरे 7 सदस्य थे वो कितने दिन उपस्थित थे और कितने दिन लापता थे, ये मैं आपको बता सकता हूं। आखिर में बचे मैं और मेरी प्रमुख सचिव। कुछ लोगों की कहीं और नियुक्तियां हुई, यानी उनको कुछ और काम दे दिया गया। जब कभी मुझे अपनी आत्मकथा लिखने की फुर्सत मिलेगी तब मैं ये सारी बातें विस्तार से लिखूंगा। मैं हाजिरी लेना चाहता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि मैं तो चाहता था कि अटेंडेंस हो, कौन कौन आ रहा है इसमें, लेकिन अपने सहयोगियों पर आरोप लगाना कि आते नहीं है तो कहीं ना कहीं वो गलत हो जाता है, इसलिए मैंने अपने भाषण में से इस हिस्से को हटा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस के पार्ट 40 हिंदी वाले सेक्शन में आप जाके इसको देख सकते हैं। पेज नंबर है 242 और 243। सबूत के साथ बात कर रहे हैं। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो बता रहे हैं कि भाई कितने लोग यहाँ पर गायब थे, आते ही नहीं थे, कभी भी नहीं आते थे। आप देखिए टीटी कृष्णामाचारी हैं जो संविधान सभा की उसके सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और वो 26 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सामने कहते हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि संभवतः सदन इस बात से अवगत होगा कि आपने ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया था उनमें से एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था। कुल 7 लोग हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, एक ने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह नए सदस्य आ चुके हैं। एक सदस्य की इस बीच मृत्यु हो चुकी है, एक मर गया, उनकी जगह कोई सदस्य नहीं आए, यानी कुल 6 रह गए। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया, यानी 5 रह गए। एक व्यक्ति सरकारी मामलों में बैठे हुए थे और अब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रहे थे, 4 रह गए। 1-2 व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः स्वास्थ्य की वजह से कमेटी की कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं ले पाए। तो कुल मिलाकर यह हुआ कि संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर ही आ पड़ा। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका भारी होना चाहिए जो उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया। अब ये बात तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कह रहे हैं कि एक अमेरिका चले गए, एक की मौत हो गई, एक सरकारी दूसरे विभाग में था, एक का ट्रांसफर हो गया, वो तो कभी आए ही नहीं। और बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई मैं बता सकता हूं कौन लापता होता था और कौन आता था। तो कुल मिलाकर हुआ ये साहिल कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आ गई कि उन्होंने संविधान के हर हिस्से को जांचा, परखा, उस पर बहस हुई, बहुत सवाल जवाब। आप देखेंगे संविधान सभा की बहस का इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, आप देखेंगे इतनी भारी भारी किताबें जिसमें उन सभा में बहस को लिखा गया है। तो आप देखेंगे कैसे डॉक्टर अम्बेडकर पूरी बहसों का जवाब दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है, आप देखिए संविधान सभा में कुल कितने शब्द हैं। जब हमारा संविधान बना, माफ़ कीजिए संविधान में, उस समय जब हमारा संविधान पब्लिश हुआ ओरिजिनल, तो उसमें 1,17,369 शब्द थे। आप संविधान देखेंगे तो टोटल जो है 1,17,369 वर्ड्स का हमारा संविधान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज माना जाता है कानून का। उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने शब्द बोले हैं? उन्होंने बोले हैं कुल 2,67,544 शब्द। 2,67,544 शब्द बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोले हैं और कुल शब्द हैं 1,17,000 संविधान में। तो डॉक्टर अम्बेडकर का इतना योगदान है कि वो हर बहस में खड़े होते थे, तर्क देते थे, बताते थे। अब चाहे वो कोई भी मसला हो कि वोटिंग राइट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बाबा साहब बताते थे यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी क्यों होनी चाहिए, किसके लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे को जीने का अधिकार मिला, समानता का, न्याय का, ये जो हमको अधिकार मिले हैं, ये सारे के सारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दिए और वो उनकी बहस में हिस्सा लेते थे। अब ये
बड़ी हैरानी की बात है कि आप इस पूरे योगदान को कैसे नकार देते हो। जी, आप देखिए कि अगर BN राव ही संविधान के वास्तविक निर्माता थे तो संविधान सभा ने उन्हें चेयरमैन क्यों नहीं बनाया। सवाल नंबर 1 कि उनको चेयरमैन बना देना था ना ड्राफ्टिंग कमेटी का। फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों बनाया, उनको क्यों बनाया, वो तो उस समय थे नहीं। तो BN राव को आपको बना देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कद है, जो उनकी लॉ की समझ थी, जो उनकी योग्यता थी, उसके आगे कोई ठहरता नहीं था। जब संविधान सभा के अंतिम संस्करण में राव के कच्चे मसौदे से बहुत कुछ बदला, हटाया और जोड़ा गया, तो क्या कच्चा मसौदा लिख देना आपको संविधान का निर्माता बना देता है? ये बहुत हैरानी की बात है। मतलब मैं बहुत हल्का सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं आपको ये कह दूं कि साहिल आप कॉफ़ी बना लीजिए, है ना। आप कॉफ़ी बना लिए, मैंने बोल दिया। अब उसके बाद गैस चलानी है, गैस में उसमें सिलेंडर में गैस है कि नहीं है, कॉफ़ी का बीन्स हैं कि नहीं है, आपने रोस्ट किया है, कैसी कॉफ़ी बना रहे हैं, कितना उसमें दूध डाला है, ब्लैक कॉफ़ी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आपने सब कुछ खुद से ईजाद करके उसको बना के तैयार करके मेरे हाथ में कॉफ़ी ला के दे दी और मैं कह दूँगी यार मैंने बोला था ना कॉफ़ी बनाने को तो मैं असली कॉफ़ी निर्माता हूँ। तो क्या आप इसको मानेंगे? ऐसा नहीं होता। आप जब देखेंगे ना, आप किसी भी लड़ाई का जिक्र कर लीजिए, आप क्यों अपने पुरखों को जो है याद करके बोलते हैं कि फलाना हमारा महाराणा प्रताप ने ये लड़ाई लड़ी थी, हल्दी घाटी की लड़ाई में, पृथ्वीराज चौहान ने ये लड़ाई लड़ी थी, अकबर ने ये लड़ाई लड़ी थी। जो उस समय किंग होता है या जो जनरल होता है, उसी के नाम से युद्ध को जाना जाता है, उसी के नाम से लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। और लड़ाइयों में हमेशा ये होता था ना कि जो उनका हेड है उसको अगर मार दिया तो लड़ाई का फैसला हो जाता था, हार गए जीत गए, फिर कोई लड़ाई होती नहीं थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को बनाने की इस पूरे इसको हम महायुद्ध कह सकते हैं, क्योंकि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ, छोटी छोटी रियासतों में पूरा देश बटा हुआ है, धर्म जाति के नाम पर दंगे हो रहे हैं, महात्मा गांधी की हत्या हो गई है, ऐसा एक इतना कहें कि एकदम बिखरा हुआ देश था, अफरा तफरी का माहौल था। उस माहौल में बैठ के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये संविधान लिख रहे हैं, तो वो इस महायुद्ध में देश को अच्छा देश बनाने के लिए अकेले युद्ध लड़ रहे थे और वो उसके सेनापति थे। अब ये बात मेरी बात मत मानो, लेकिन जो विदेशी विद्वान हैं उनकी बात मानोगे कि नहीं मानोगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू, उनकी आत्मकथा है। माइकल फ्लेटर ने उनकी किताब लिखी है जिसमें वो कहते हैं, नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नाम से, आप देखिए उसमें वो कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो चीफ आर्किटेक्ट हैं। वो उसमें लिखते हैं कि वो असली वास्तुकार हैं भारत के संविधान के, और भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका फील्ड मार्शल की है। अब शब्द देखिए, वो यूज करते हैं फील्ड मार्शल, यानी जो युद्ध के मोर्चे पर खड़ा होकर अपनी सेना को दुश्मन के आगे जो है जीतने के लिए प्रेरित करता है, युद्ध लड़ता है। इस बात पर वो माइकल फ्लेटर कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फील्ड मार्शल की भूमिका में थे संविधान सभा में। ये आपको नज़र नहीं आता, आपको कहीं पे ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि भाई कुछ भी आप बोलते हो, कुछ भी इस तरह की बातें बोल देते हो। तो ये अननेसेसरी की बहस है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कद को नीचा करने की एक साजिश है। लेकिन वो है कि आपने बहुत कोशिशें की सूरज को छिपाने की, आंचल से तो सूरज नहीं छिपता ना। तो मैं इस बहस में ये चाहूँगा कि लोग समझें कि इन दोनों लोगों का एक तो तुलना बेकार है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सूरज हैं और सर BN राव एक दीपक की भांति हैं जो रोशनी दे रहे हैं उस अंधकार में हमारे को। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो सूर्य नहीं है, वो क्रांति सूर्य नहीं है। हम उनके योगदान की सराहना करते हैं, लेकिन उनको अननेसेसरी इस तरह से उलझाना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुमित, इसमें एक सवाल मैं लूँगा कि क्या ये जो पूरी साजिश है, ये डॉक्टर अम्बेडकर को राष्ट्र निर्माण में जो उनका रोल रहा है उसको कम करने की क्या कोई ये मनवादी साजिश है, या ये कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? निश्चित तौर पे ये पूरी एक लॉबी है, पूरा एक ब्राह्मणिकल मनुवादी प्रोजेक्ट के तहत ये देखेंगे, क्योंकि आप ये बहस को लेके कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बाबा साहब के नाम पे पूरी दुनिया में प्रतिष्ठान है। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम जानते ही संविधान निर्माता के तौर पर हैं, लेकिन आप अचानक से उठ के आ गए हैं और कह कौन रहा है? वो व्यक्ति जो भारत के संविधान को मानते ही नहीं। ये बड़ी विडंबना है। भारत के संविधान को नकारते हुए मनुस्मृति को लागू करें, भारत के सेक्युलर गणतंत्र को मिटाकर आप एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें, ये संविधान विरोधी लोग ये बात बोल रहे हैं। फिर अगर BN राव ने जो है संविधान लिखा था, तो आपको फिर संविधान से क्या दिक्कत है भाई? तो फिर आरक्षण जो मिला दलितों को, वो भी तो BN राव ने दिया होगा। SC ST को जो आरक्षण मिला, जिसको आप पानी पी पी के गाली देते हो, आपके पेट में मरोड़ उठती है,
वो आरक्षण भी तो बी एन राव ने दिया होगा, फिर क्यों उसका विरोध करते हो? तुम अपने बाप का कैसे विरोध कर रहे हो जो बोल के गए हम तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिख दिया संविधान में। फिर ये नफरत जो है वो बी एन राव के लिए क्यों नहीं है, वो डॉक्टर अंबेडकर के लिए क्यों? एग्जैक्टली आप देखें कि वो नफरत आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जितना गाली देते हैं, उनके योगदान को जितना तिरस्कृत करते हैं, बी एन राव के बारे में फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने आरक्षण दे दिया, ये कर दिया, मेरिट का नुकसान कर दिया, ये कर दिया। उस समय तो आपको नहीं बोलते। छोड़ो इस बात को। भारत का संविधान जिन बातों की जिक्र करता है, आपकी तो बी एन राव ने लिखा ना, फिर आप उनको क्यों नहीं मान रहे? आप संविधान क्या कहता है? हम भारत के लोग समान हैं। आप मानते हैं क्या इस बात को? आप सबसे भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, खान पान के आधार पर। किस तरह की बातें करते हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए। संविधान कहता है कि सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। कोई नमाज पढ़े तो उसको लात मारते हो आप सड़क पे, कोई क्रिश्चियन हो तो उसके साथ आप बर्बरता करते हो, बुद्धिस्ट लोगों के साथ आप क्या क्या करते हो हैं? आपको शर्म नहीं आती कि जो संविधान में आपके पुरखों ने लिखा हुआ है, अगर बी एन राव को आप मानते हैं तो फिर लिखी हुई बातों को मानो। फिर क्यों धर्म के नाम पर, आप जाति के नाम पर इस तरह की नफरत फैलाते हैं? फिर क्यों आप उस संविधान को बदलना चाहते हो? सबसे बड़ा सवाल। अगर आपके बी एन राव ने संविधान लिखा था तो उसको बदलने की क्या जरूरत है भाई? फिर क्यों आप आंदोलन कर रहे हो, हिंदू जागरण यात्राएं कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र बनाओ यात्राएं कर रहे हो? तो ये सीधा सीधा साबित करता है कि आप बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं। ये कोई मतलब नहीं है। ये पूरी एक षड्यंत्र है, एक प्रोजेक्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर को आप नीचा करें, पूरी उनकी योगदान को आप नकार दें, लेकिन आपके करने से कुछ नहीं होगा। सर बी एन राव का हम सब सम्मान करें और मैं उनके बारे में बिल्कुल अपशब्द नहीं बोलूंगा, ये गलत बात है। राष्ट्र निर्माता हैं भाई, उन्होंने राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए अपनी मेहनत की है, उन्होंने योगदान किसी को दिया। बोलना भी नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में। लेकिन ये कह देना कि भाई उन्होंने सब कुछ किया तो हम तो यही कहेंगे ना, फिर आप उसका विरोध क्यों कर रहे हो? संविधान को माथे से लगाने वाले तो दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। अगर कोई संविधान को अपने घर में मंदिर में रखी हुई किसी चीज़ की तरह पूजता है, देवी देवताओं से ज़्यादा सम्मान देता है, अपने छाते पर अपनी शादियों में उसकी शपथ लेता है, बच्चे का नामकरण होता है तो संविधान के सामने रख के करते हैं, संविधान की जो प्रस्तावना है उसका पाठ हमारे घरों में होता है। आपके घरों में होता है क्या? मनुस्मृति पढ़ने वालों, आप सुबह सुबह उठ के मनुस्मृति और मनु को याद करते हो कि अरे मनु का राज इतना बढ़िया था। तो आप किस तरह के संविधान निर्माता को मानते हो भाई? आपको तो शर्म आनी चाहिए। अब संविधान बदल नहीं पाए, बाप बदल लिया, यही हुआ ना। आप संविधान तो बदल नहीं पाए तो बाप बदल लिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिनके हम औलादे हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता की भूमिका में हैं, आप अपने उसको बदल ले रहे हैं कि चलो संविधान तो नहीं बदल पाए, बाप ही बदल लेते हैं। तो शर्म आनी चाहिए। बहुत ही मतलब ओछी मानसिकता है। इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जो भाषण में, संविधान सभा जब वो एक्सेप्ट कर रही है उस समय जो भाषण देते हैं, उस समय वो अपनी टीम का, अपने लोगों का थैंक यू कर रहे हैं। लेकिन असल में ये उनका बड़प्पन था। ये उनका बड़प्पन था कि वो अपने साथियों को साथ लेके चलना चाहते हैं, उनको थैंक यू करना चाहते हैं। दूसरे का हक मार लेना, दूसरे के करे हुए काम का क्रेडिट खुद ले लेना, दूसरे के मेहनत पर खुद पलना, परजीवी की तरह, ये काम हमारे लोगों का नहीं है। ये काम किन का है आप अच्छे से जानते हैं, जो परजीवी की तरह जीते हैं। दूसरे का काम होगा, अपना नाम कर लेंगे। आप देखिए जिनके नाम पर ये टीचर्स डे मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके एक स्टूडेंट ने, वो प्रोफेसर थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने थीसिस लिख के दिया चेक करने के लिए, अपने नाम से किताब छपवा ली उनके थीसिस पे। बाद में वो कोर्ट में गए, उनकी बेइज्जती हुई, थीसिस चुरा लिया उनका। तो ये परंपरा देखिए कि किन में है। दूसरे हमारी मेहनत हम करते हैं, खेत हमने जोते, कला का आविष्कार हमने किया, म्यूज़िक जो है वो हम डेवलप किए, कपड़े हमने बनाए, लेदर छीन के, आप किसी जानवर की स्किन को छीन के उससे लेदर बना सकते हो, ढोल बना सकते हो, उससे साउंड आ सकता है। किसी को ये आइडिया आया था क्या? ये कलाकारी, ये जो मेहनत, ये जो आविष्कार थे हमारे लोगों में, ये इनका क्रेडिट किसने खाया? आपने खाया ना। तो ये पूरी की पूरी एक षड्यंत्र है कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के क्रेडिट को खाना चाहते हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये जो लॉबी है जिसका आपने जिक्र किया, क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? और क्या ये स्थापित ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, बी एन राव ने लिखा? देखो, ये अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस दिन अपना भाषण दे रहे हैं उस दिन ये बात बोल रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लर्कों ने, ये ऑफिस में बैठे हुए जो क्लर्क्स थे उन्होंने लिख दिया था। ये स्थापित हो गया क्या? आज पूरी दुनिया बाबा साहब को किस नाम से याद करती है? भारत के संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से।
अब यूनाइटेड नेशंस में किसकी जयंती मनाई जाती है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की या सर बी एन राव की? आप न्यूयॉर्क में जाएंगे, अमेरिका में, वहाँ पर आप अंबेडकर वे देखेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे, सदगुरु रविदास महाराज के नाम पे वहाँ पर सड़कों का नाम है जी। बी एन राव का नाम है क्या? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी है जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की। सर बी एन राव का कहीं पे स्टैचू है क्या? ब्रेंडाइस यूनिवर्सिटी में जाइए, बोस्टन के पास में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास में ही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी है। आप लंदन जाइए, किसका बाबा बस लगा हुआ है, किसका घर संरक्षित करके स्मारक बनाया गया है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का। आप दक्षिण अफ्रीका जाइए, आप दूसरे मुल्कों में जाइए, कहाँ आपको, जर्मनी जाइए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति। कैलिफोर्निया के गुरुद्वारे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति। तो ये बी एन राव की मूर्ति क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि दुनिया इस सच को जानती है कि सर बी एन राव ने जो किया उसके अलावा बहुत कुछ करना बाकी था। ये बहुत करना बाकी था। ये मान लीजिए कि जैसे कहीं युद्ध हुआ और किसी व्यक्ति ने आके जो है बस ये बता दिया कि युद्ध हो रहा है और उसके बाद सेना तैयार करके लड़ना है ना। जो लड़ा, जो शहीद हुआ, जिसने मोर्चे जीते, जिसके हाथ कट गए, जिसका पैर कट गया, जिसके सीने में खंजर लग गए, क्या आप उनके योगदान को नहीं मानेंगे? ये बहुत ही सोची समझी साजिश है कि ये इस तरह से बाबा साहब को बदनाम करने की कोशिश उनके ज़माने से हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये अभी है, पुराना इनका आदत है। आदत बहुत ख़राब है ना असल में। पहले बोला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे, कार्टून छाप दिया कि वो कछुए पे बैठ के चल रहे हैं और वो कछुए की रफ्तार से 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान को बनाने में। लेकिन आप ये देखिए कि इतने बड़े संविधान को बनाने में, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, 395 आर्टिकल उस समय थे, और हर आर्टिकल का जवाब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे रहे हैं क्योंकि बाकी सदस्य आ ही नहीं रहे जी, अब्सेंट हैं, चले गए हैं छोड़ के, किसी ने इस्तीफा दे दिया, कोई कहीं चला गया, हर उसका बाबा साहब जवाब दे रहे हैं। कितना और वक्त जब आप उनको ये लगा होगा? पढ़ेंगे, ये बहस जो पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट्स पढ़ेंगे, Exactly, तो आपको पता चलेगा कि कितने डाउट्स भी थे लोगों को। कितने डाउट्स थे, और बहुत डॉक्टर डाउट्स थे। अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर ने उनको क्लियर किया है हर उस पे। बिल्कुल बिल्कुल। वो हर उस पे ना, भारत का नाम क्या होगा, भारत का क्या नाम होगा, क्या अधिकार मिलेंगे, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी होगा कि नहीं। लोगों ने मना किया, अरे सबको वोट मत दो, ये सब अनपढ़ गवार क्या वोट कर लेंगे। बाबा साहब ने बोला नहीं, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार मैं दूंगा। राजा जो है वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब जनता तय करेगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लड़े हैं हर चीज़ के लिए, महिलाओं का अधिकार देना हो, अल्पसंख्यकों का अधिकार देना हो, नीति निर्देशक तत्वों का, सिद्धांतों का निर्माण करना हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिख के गए, हर बात लिख के गए, हर बात पे उन्होंने बहस की है, जवाब दिए हैं। आर्टिकल 370 जो कश्मीर को लेकर था, उस पर कितना बवाल हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी बातें वहाँ पर बोली। हर आर्टिकल पे आप मेरी मत बात मानो यार, हमारी बिल्कुल बात मत मानो। आप पढ़ लो ना, आप लिखिए, गूगल पे जाइए, लिखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स और उसमें पढ़ लीजिए। अब बाबा साहब राइटिंग एंड स्पीचेस का ऑनलाइन जो BAWS.in है, उस पर आप जाके पढ़ लीजिए, आप सर्च कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन लोग देखना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। ये सस्ती लोकप्रियता पाने का एक तरीका है। जिन लोगों को कोई पूछता नहीं, जिन लोगों को कोई जानता नहीं, ऐसे कोई साधु के भेष में, कोई वकील के भेष में, कोई किसी कार्यकर्ता के भेष में उठ के वो पान चबाते हुए और वो कान पे जनेऊ लपेट के मूतते हुए, चल नहीं रही है ना, रोजी रोटी कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना कि वो कान पे जनेऊ लपेटा और मूत दिया और वो बात बोल दी। ऐसा ही ये इस तरह की बयानबाजी है उनकी। वो बेतुकी बातें कर रहे हैं, बेमतलब की बातें कर रहे हैं। ये कुछ भी कर ले, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, आप आंचल से सूरज को नहीं ढक सकते, आप नहीं ढक सकते। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो आज कद है साहिल, एक समय आया जब भारत में सरकारों ने कोशिश की कि डॉक्टर अंबेडकर गायब हो जाएं। मनुवादियों ने कोशिश की कि डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का नेता घोषित कर दें, सिर्फ दलितों का नेता। उनकी राइटिंग्स को छुपा लो, उनको भारत रत्न मत दो, उनके नाम को खराब कर दो। क्या क्या नहीं किया। हो गया क्या? कर लिया आपने, हो गया आपसे। नाम खराब हो गया क्या? नाम खत्म हो गया क्या? डॉक्टर अंबेडकर लोगों के दिल में बसते हैं भाई। आज वही लोग, वही पार्टियां यूं कहूं, या वही जो लॉबी है, वही फोटो लेके चलती है। होड़ लगी है, सबसे बड़ी मूर्ति कौन बनाएगा? तो ये आप कहाँ आप इस चक्कर में पड़े हैं कि आप जो है क्रांति सूर्य का नाम बदल देंगे और जो है आपने किसी व्यक्ति का नाम उस पर थोप देंगे। अब ये देखिए, ये कितनी खराब मानसिकता है कि भारत के राष्ट्र निर्माण में हमारा देश कैसा होगा, कैसे तरक्की करेगा, किस रास्ते पर निकलेगा,
वो सब तय हो रहा है और उसमें हमारे लोगों ने जी जान लगा दिया। देश को आज़ाद कराने में हमारे कितने असंख्य लोगों ने, दलित बहुजनों ने अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी, अपनी जान कुर्बान कर दी। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़ रहे हैं अंग्रेज़ों से, साउथ बोरो कमेटी के सामने पेश होकर कहते हैं दलितों को, हमारे लोगों को, इंडियंस को अधिकार दो। 1935 का जो एक्ट बना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की रिकमेंडेशंस हैं उसमें, साइमन कमीशन हो, गोलमेज कॉन्फ्रेंसेज हो, सब जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाके ड्राफ्ट लेके जा रहे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर को, जैसे कई बार ये भी बोलते हैं ना कि अरे उनको चेयरमैन क्यों बना दिया, ये तो दया कर दिया कि एक दलित को चेयरमैन बना देते हैं। भैया ऐसा नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर को चेयरमैन बनाना मजबूरी थी। हमें निश्चित तौर पर इस बात को मानना पड़ेगा कि गांधी और नेहरू ने उस समय उनका सहयोग किया। ये देखिए लफाजी अलग बात है, लेकिन अगर वो गांधी और नेहरू चाहते कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना बने तो मुमकिन है वो मुश्किल हो जाता उनके लिए वो रास्ता, लेकिन वो उस समय सहयोग भी हुआ। लोगों ने राष्ट्र निर्माण में सबको शामिल किया और डॉक्टर अम्बेडकर का जो कद था, जो व्यक्तित्व था, कानून के इतने महान विचारक, इतने जानकार, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करके आए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, ग्रेज इन से उन्होंने बार जो है वो किया, अपनी वकालत की पढ़ाई की, बैरिस्टर बने। उनके जब डिस्कशन होता था, आप कई बार जब वो डिबेट्स पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि उसका मतलब क्या है। आज ये जो कह रहे हैं ना, ये फालतू के लोग जो बोल रहे हैं, इनको आप संविधान का एक आर्टिकल पढ़ा दो, उसकी भाषा पढ़ा दो और उसका इंटरप्रिटेशन करा के देख दो इनसे। इनकी पतलून ना गीली हो जाए तो इनकी मेरिट दिख जाएगी वहाँ पे। किसी को आम भाषा में जो है ना, बहुत सारे लोगों को तो समझ में भी नहीं आता कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है। आप पढ़ाइए उनको, वो सही से उच्चारण नहीं कर पाएंगे शब्दों का, वो सही से उसका मतलब नहीं बता सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, कानून की भाषा एक गूढ़ भाषा होती है, एक अलग तरह की भाषा होती है। वो बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा नहीं होती है। एक उसके अर्थ होते हैं और हर अर्थ का एक इंटरप्रिटेशन होता है जिसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करके उस कानून की व्याख्याएं की जाती हैं। ये काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही कर सकते थे और कोई कर नहीं सकता था। तो ये एक बाबा साहब की योग्यता, काबिलियत की वजह से उनको मिला। अगर सर BN राव इतने काबिल थे तो पहली चीज़ तो वो संविधान सभा के सदस्य क्यों नहीं बनाया उनको? भाई उस समय तो सब आपका ही राज था, तो बना लेते। आप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो छोड़िए, मेंबर भी नहीं बने। और अगर आप इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे तो आपको चेयरमैन ही बना लेना था ना। फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास जाने की ज़रूरत क्या थी? क्यों गए आप उनके पास में कि आप आइए और ये पद को ग्रहण कीजिए और देश का भविष्य बनाइए, निर्माण कीजिए? बाबा साहब ने संविधान बनाया तो क्या सिर्फ हमारे लिए बनाया? आपको कुछ नहीं मिला? हर व्यक्ति के लिए, हर महिला, हर पुरुष के लिए, हर लिंग के व्यक्ति के लिए, भाषा, जाति के लिए, हर व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया। ये मतलब कितनी बड़ी उनके प्रति धोखेबाजी है कि आपने तमाम उन प्रिविलेज का फ़ायदा उठाया, उन अधिकारों का फ़ायदा उठाया जो बाबा साहब की बदौलत संविधान में आपको मिली हैं, और अब आप उनको इस तरह की बातें बोल रहे हैं। तो ये कोई कामयाब नहीं हो सकता, जितनी मर्जी बकवास कर लीजिए। दुनिया जानती है। आप जाइए, लगवाइए स्टैचू, बनाइए BN राव का जो है। बाबा साहब का तो बॉम्बे में कितना बड़ा स्टैचू बन रहा है अभी, हिंदू मिल में। उधर हैदराबाद में कितना बड़ा बना हुआ है, 125 या कितना फीट का है। तो आप बना लीजिए उनसे बड़ा, अगर बना सकते हैं तो बना लीजिए। आपके पूरा पास तो विश्व पैसा जो भी है उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जान रहा है। सुमित, एक सवाल और इससे निकलता है। आपने जिक्र किया कि उन्होंने खुद बताया कि अगर मैं उसको बताने बैठूं तो पता चल जाएगा कि कौन कितना वहाँ पे मौजूद रहा। और भी लोगों ने इस पे कहा है कि लोग नहीं आते थे, कुछ बीमार हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो पूरा संविधान निर्माण का जो प्रोसेस था वो खुद बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भी उतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय उनको हेल्थ कंसर्न थे, उनकी जो है तबीयत वो सही नहीं थी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब के बावजूद भी वो अपने काम से पीछे नहीं हटे। जी बिल्कुल। वो उन्होंने सुनिश्चित किया कि मैं, जो मेरा काम है, जो मेरा दायित्व है और संविधान निर्माण का जो काम है, मैं उसको बजाय इसके कि मेरी तबीयत खराब है और जो है उनको, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत थी, डायबिटीज़ भी थी, और उसमें आप हम सब आज देख सकते हैं कि डायबिटीज़ से कितनी परेशानी होती है। उस समय तो इलाज भी नहीं था उतना। जी। तो उसके बावजूद उन्होंने, ये आसान तो नहीं रहा है संविधान निर्माण का। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें आप देखें कि इस बात को कोई ये महसूस नहीं करता। एक किस्सा मुझे याद आता है, एक उनके साथी जो हैं, अगर सोहनलाल शास्त्री या रत्तू में से कोई था, मैं करेक्ट करूँगा उसको। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास से गुजर रहे हैं और खिड़की से देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो अपने पैर को
एक कपड़े को ऐसे बांध के ऊपर और उसमें अपना पैर ऐसे रखे हुए हैं और टेबल उस पर बैठे हुए हैं कुर्सी पे और कुछ लिख रहे हैं। उस समय वो संविधान सभा का काम कर रहे थे और वो फिर जाके पूछते हैं कि बाबा साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो क्योंकि बाबा साहब को डायबिटीज़ थी तो उनका डायबिटिक फुट होने की उस समय सिचुएशन थी, वो पैरों से चलने में उनको मुश्किल होती है। आप देखेंगे बाद में रत्तू और वो बाकी लोग उनको सहारा लेके जाते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा काम है, पैर दर्द कर रहा है, लेकिन मैं इस पोजीशन में रहता हूँ तो वो थोड़ा ठीक रहता है, ब्लड फ्लो सही हो जाता होगा थोड़ा, तो उनको दर्द में थोड़ी राहत होती होगी। तो बाबा साहब के पैर में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा, तकलीफ थी उनको बहुत, डायबिटीज़ उनकी बहुत हाई रहती थी, ब्लड प्रेशर था, उनकी बहुत कुछ झेला, बहुत मेहनत करी ना पूरे। आप देखिए आज़ादी की लड़ाई में तो बहुत लोग शामिल हो गए ना। हमारी आज़ादी की लड़ाई तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले लड़ी। उनके योगदान, उनके तकलीफ़ों को कोई रिकग्नाइज नहीं, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं कि आपके जो साथी अमेरिका चले गए तो वापस ही नहीं आए, किसी दूसरी कमेटी में चले गए तो वापस ही नहीं आए। उनकी ड्यूटी थी, संविधान बन रहा था ना भाई, हलवा थोड़ा ही बन रहा था कि चलो मेरे नाम का हलवा किसी और को दे देना, हलवा थोड़ा ही बन रहा था, संविधान बन रहा था हमारा। आप देखिए जब भारत आज़ाद हुआ उस समय हमारे आसपास कई मुल्क आज़ाद हुए, ब्रिटिश हुकूमत में दुनिया के अलग अलग मुल्क आज़ाद हुए और ज़्यादातर मुल्कों में जो संविधान बने वो 10 साल 5 साल 20 साल के बाद में गिर गए। वहाँ तानाशाही आ गई, वहाँ पर मिलिट्री शासन आ गया, वहाँ पर तनाव भड़का और फिर उठापटक चलती रहती है। आज भी आप देखेंगे चाहे पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, कई मुल्कों में जो है इस तरह की सिचुएशन रहती है। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जिसका संविधान आज़ादी के 75 साल 80 साल बाद मुकम्मल दस्तावेज के तौर पर खड़ा हुआ है, जो इस पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। क्या ये योगदान किसी से कम है क्या? आपकी आज़ादी किस नाम की रह जाती अगर हमारा ये हाल होता? तो जो हमारे लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने, भारत के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी आज़ादी की लड़ाई में, वो कुर्बानी क्या इस लायक रह जाती अगर ये संविधान हमारे पास नहीं होता? तो भारत का संविधान देश को बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है और ये काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। वो कहते हैं मैं सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतीय हूँ, एक भारतीय होना ही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। इस बात को आपको समझना चाहिए कि बाबा साहब कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं, कितनी उन्होंने मेहनत की है आज़ादी की लड़ाई में, देश के निर्माण में, देशभक्ति के लिए उन्होंने कितने सारे काम किए हैं। लेकिन आपकी मानसिकता इतनी ख़राब है कि आप उनके उस योगदान को नकार देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जितनी मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, दुनिया भर के विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग संविधानों का, उसमें से अच्छी चीज़ें आपको दे रहे हैं कि आप बेहतर से बेहतर डॉक्यूमेंट बने हमारा। उस योगदान को नकार के अननेसेसरी एक बहस को खड़ा करके कि हमने बनाया, हमने बनाया, अरे भाई बनाया है तो फिर आप मानो ना संविधान को। हम तो यही कह रहे हैं, चलो आपके आदमी ने बना दिया, मान लो, फिर क्यों तुम गाली देते हो संविधान को? फिर क्यों संविधान की प्रतियां जलाते हो? फिर क्यों संविधान को खत्म करने की बात करते हो? ऐसे लोगों ने सुधरना चाहिए और मैं तो ये भी चाहूँगा कि सरकारें उनके ऊपर कार्रवाई करें। भारत की जो पहचान है वो भारत के संविधान से, अगर कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान के खिलाफ जाता है, भारतीय संविधान के निर्माता का अपमान करता है, तो इसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के झूठ बार बार कोई फैलाएगा तो फिर जनता कुछ तो उसको सच मान ही लेगी। ये एक सीरियस मसला है। लेकिन मैं तो मानता हूँ ये कामयाब तो नहीं होंगे, ये नहीं कर सकते, लेकिन आप झूठ तो फैला ही देते हो मार्केट में, आप समाज में इस तरह का झूठ तो फैला ही देते हो। और जैसे आरक्षण के लिए जो फैलाया गया ये 10 साल के लिए था, फालतू में बकवास करते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ नौकरियों के लिए, शिक्षा के लिए आरक्षण में कोई समय सीमा ही नहीं है। ये सुनी सुनाई बात है जो एक स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है और एग्जैक्टली, यस। तो ये इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। ऐसे जो ये बकवास अभी बयानबाजी कर रहे हैं, बाबा साहब के खिलाफ बयानबाजी सभाएं कर रहे हैं, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इन पर NSA लगाकर इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और ये जो सरकारें गरीबों के, दलितों के, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही है, ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर आपको चलाना चाहिए। सुमित, एक आखिरी सवाल, इस पूरी बहस के बाद आप दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, मैं संविधान को, मैं इस बात को जानता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो दलित बहुजन समाज के दर्शक हैं, और सवर्णों में भी जो प्रोग्रेसिव और अच्छे लोग हैं, जिनको भारत के संविधान की समझ है, जो भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन समाज के नायक नायिकाओं के योगदान को जानते हैं, जो इंसाफ पसंद है, जो न्याय, समानता, बंधुता, मैत्री पर यकीन रखता है, जो समानता में यकीन रखता है, वो हर व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान करेगा। जो खरा मानसिकता के लोग हैं वो इस तरह की बातें करेंगे।
हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी की भी बातों पर फालतू में यकीन नहीं करना है जी। हमें ऐसे लोगों के उकसावे में नहीं आना कि टकराव की स्थिति आए। वो तो चाहते ही ऐसा है कि टकराव हो, बहस हो। देखिए ग्वालियर हाई कोर्ट में जो मूर्ति लगनी थी टकराव हो के, वो किस तरह का मामला बन गया। तो वो अननेसेसरी की दिक्कतें खड़ी करना चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं कि जाते जाते जो हैं वो कुछ अपना नाम कर जाएं, बुला लें उनको मंचों पर, लोग उनको डोनेशंस मिल जाएं, वो पॉपुलर हो जाएं। तो इस तरह की वो कोशिशें करते हैं, उनसे बचना चाहिए। आप संविधान को पढ़ें, संविधान की व्याख्या पढ़ें, संविधान सभा की बहस पढ़ें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स को रेफ़र करें। किसी और पर यकीन करने से पहले आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स को रेफ़र करें और समझें कि ये संविधान हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत मेहनत से किया है। वो बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड थे, वो हर काम करते थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होते होते वो अलग अलग समितियों के सदस्य थे और वहाँ पर भी एडवाइस करते थे, वहाँ पर भी वो अपना योगदान देते थे। पर्सनल भी बहुत कुछ कर रहे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लंबा वक्त होता है जी, बहुत लंबा वक्त होता है, जिसमें ये जो है संविधान को तैयार किया। वरना आप किसी को भी ऐसे ही नहीं बोल सकते ना कि अभी क्यों नहीं हमारा संविधान फिर हटाया गया, इतने सालों से कैसे चल रहा है। अब आप सोचिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो ये भविष्य सोच रहे हैं कि 50 साल बाद कैसी दुनिया होगी। आप 5 साल बाद का नहीं बता सकते, वो 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद हमारा देश कैसा होगा, क्या क्या प्रावधान होंगे हमारे देश में, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले से इंतज़ाम करके गए हैं हमारे संविधान में। तो उसका सम्मान कीजिए और संविधान को पढ़िए ज़रूर। मतलब वो अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, संविधान के बारे में जागरूक होंगे, संविधान दिवस मनाने का तभी फ़ायदा है। जी, जी, क्योंकि एक दिन मना लेना बाबा साहब का फ़ोटो लगा के और उनको फूल अर्पित करके और ये कर लेना कि हाँ हमने संविधान दिवस मना लिया। संविधान सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी किताब है उठा के, ये हमारी एग्जिस्टेंस का सबूत है, ये हमारे होने का, हमारी व्यक्तित्व की गारंटी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें ये संविधान के रूप में गारंटी दी है कि आप इस देश में स्वतंत्र रहेंगे, आप इस देश में राष्ट्र निर्माण की भूमिका में रहेंगे, आप इस देश को बेहतर बनाएंगे, सब बराबर हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार होगा। तो हम जब पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा जी। और जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा। और ये जो भी बोल रहे हैं ना, ये बकवास करने वाले जो लोग हैं, ये कुछ नहीं होने वाला, काँव कुछ भी कर लो, ये कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब इतने ऊंचे हैं, इतनी उनकी दुनिया भर में पहचान है, दुनिया उन कितना सम्मान करती है, इज्जत करती है। विदेशों में, स्कूलों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ा रहे हैं कि कैसे स्ट्रगल करके एक आदमी इतना बुलंदियों पर जाता है, इतना बड़ा योगदान देता है। आप अपने व्यक्ति का बताइए ना, कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है, आप बताइए कहाँ हो रहा है। तो ये बताने से आपका सच्चाई आपको भी पता चल जाएगी, हमें भी पता चल जाएगी। तो ये सिर्फ तमाशा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन हमें जागरूक ज़रूर रहना है कि जो लोग संविधान को ख़त्म करने की बातें करते हैं, हम उनको वोट ना करें, हम चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, ऐसे लोगों को हराएं, दूर करें। क्योंकि संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो ये देश सुरक्षित है। वरना ये चंद जातियों के लिए एक छोटा सा घेटो बन के रह जाएगा और हम सब लोग मुश्किल में रहेंगे। इसलिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमसे बात करने के लिए और इस चर्चा पे दर्शकों को ये सारी जो फैक्ट्स हैं, जो रेफरेंसेस के साथ आपने फैक्ट्स दिए, अगर कोई भी दर्शकों में से किसी को अगली बार कोई ये पूछता है कि या कोई बताता है कि संविधान जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं, BN राव ने लिखा था, या राष्ट्र जो संविधान निर्माता है वो BN राव है, तो कम से कम उनके पास इतनी डिटेल है कि वो इस वीडियो के जरिए उनको वीडियो का लिंक भेज देना। ऐसे लोगों से बहस करके भी क्या हासिल होगा, आप वीडियो का लिंक भेज देना कि लो भाई तुम अपना लगाओ, आधा घंटा देखो, तुम्हें फैक्ट चाहिए तो। लेकिन सच्चाई सब जानते हैं साहिल, वो सिर्फ एक झूठ फैलाने का उनका षड्यंत्र है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सब जानते हैं। कोई बोले तो ज़रूर वीडियो भेज देना। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। थैंक यू साहिल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें आपकी जो प्रतिक्रिया है इस चर्चा के ऊपर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस मिथक को तोड़ने की ज़रूरत है, तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ और
तमाम उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जहां पर इस बात को हमें पहुंचाना ज़रूरी है। फिर मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय भीम। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।